प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, सबसे पहले व्हाट इज द ग्रोथ एंड व्हाट इज द डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ ग्रोथ होती है परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म में परमानेंट इरिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल हो जाए तो हम उसे ग्रोथ नहीं मानेंगे। और डेवलपमेंट क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेसेस, जिसमें ग्रोथ भी आ जाएगी और डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ग्रोथ क्या है, ग्रोथ परमानेंट इंक्रीज इन बायोमास। बायोमास में परमानेंट इंक्रीज होना ग्रोथ है। और डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। ठीक, अगर हम बहुत ध्यान से सोचें तो एक चीज हमें देखने को मिलेगी कि एक जाइगोट से एक पूरी बॉडी बनती, और जाइगोट से बॉडी बनने में जो डिवीजन होता है उसे हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस आपने पढ़ा है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसका मतलब है कि माइटोसिस में जितनी भी सेल बनती हैं, ऑल डॉटर सेल, जितनी भी डॉटर सेल बनती हैं आर क्लोन टू ईच अदर। क्लोन, सब एक दूसरे की क्लोन होती हैं, यानी एक दूसरे की जेनेटिकली, क्लोन क्या होता है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। दोनों तरह से आइडेंटिकल होना चाहिए, जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होना चाहिए और मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होना चाहिए। ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो माइटोसिस से जितनी भी सेल बनती हैं दे आर क्लोन टू ईच अदर, वो एक दूसरे की क्लोन होती हैं। लेकिन अगर हम एक बॉडी देखते हैं, चाहे वो हम एनिमल बॉडी देखें और चाहे वो हम प्लांट बॉडी देखें, दोनों में बहुत सारे अलग अलग तरह की सेल होती हैं। अगर हम एनिमल बॉडी देखें तो उसमें नर्वस सेल का काम अलग है ना, एनिमल बॉडी देखें तो नर्वस सेल का काम अलग, सर्कुलेटरी या कहना चाहिए हार्ट की जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल, उनका स्ट्रक्चर अलग, उनका फंक्शन अलग, एंडोक्राइन सेल का स्ट्रक्चर अलग, फंक्शन अलग। यानी ये सब सेल जो हैं एक दूसरे से क्या हैं, डिफर करती हैं। और सेल का एक दूसरे से डिफर करना डिफरेंशिएशन कहलाता है। इसी तरीके से हम प्लांट में देखें तो पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर अलग, फंक्शन अलग, हम एनिमल वो प्लांट एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर अलग, फंक्शन अलग। ठीक, इवन अगर हम देखें तो जाइलम वेसल का स्ट्रक्चर अलग, फंक्शन अलग, और जाइलम पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर अलग और फंक्शन अलग। यानी हर सेल एक दूसरे से क्या है, डिफर है। और हर सेल के एक दूसरे से डिफर होने की जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन। ठीक, यानी जाइगोट का माइटोसिस से इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल के बाद हर सेल का एक दूसरे से डिफर होकर एक पूरी बॉडी बना लेना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। तो डेवलपमेंट में दो चीजें हो गई, ग्रोथ
और डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक हमें पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ को मेजर कैसे कर सकते हैं, फेजेस क्या हैं, टाइप ऑफ ग्रोथ वगैरह वगैरह। क्लियर? ठीक। सबसे पहले हम आएंगे कि ग्रोथ होती क्या है। तो ग्रोथ पढ़ने के लिए कि ग्रोथ क्या होती है ना। तो ग्रोथ, अभी मैंने बताया था कि परमानेंट इंक्रीज इन बायोमास या इन प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म में परमानेंट इंक्रीज हो रहा है, इट शुड बी नॉन रिवर्सिबल। इसको कैसा होना चाहिए? नॉन रिवर्सिबल होना। अगर रिवर्स हो जाए तो हम उसे ग्रोथ नहीं मानेंगे। एक व्यक्ति मोटा है तो वो पतला हो सकता है, वो ग्रोथ नहीं कर रहा। किसी के मोटे होने को हम ग्रोथ करना थोड़ी ना कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई व्यक्ति मोटा हुआ तो वो पतला हो सकता है, यानी दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। और जो चीज रिवर्स हो सकती है हम उसे ग्रोथ नहीं मानते। अगर कोई लंबाई में बढ़ रहा है तो हम ग्रोथ मानेंगे, क्योंकि वो छोटा नहीं हो सकता। लेकिन प्लांट के केस में चाहे इंक्रीज इन लेंथ हो, चाहे इंक्रीज इन गर्थ हो, हम उसे ग्रोथ ही मान के चलते हैं। क्लियर? लेकिन अगर एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाल देते हैं और वो स्वेलअप हो जाता है तो हम उसे ग्रोथ नहीं मानते हैं, क्योंकि जब वही सेम लकड़ी का टुकड़ा हम धूप में रख देंगे तो वो वापस अपने शेप में आ जाएगा। जो रिवर्स हो सकता है उसे हम ग्रोथ नहीं मानते हैं। आ रहा है समझ में? जो रिवर्स नहीं हो सकता है, इररिवर्सिबल है, केवल और केवल हम उसे ही ग्रोथ मान के चलते हैं। क्लियर है? ठीक। तो ग्रोथ क्या है? परमानेंट इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज द ग्रोथ। अब अगर हम प्लांट के केस में देखें, इन प्लांट, तो प्लांट के केस में ग्रोथ के 2-3 फीचर हैं। सबसे पहला फीचर है ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट। प्लांट के केस में जो ग्रोथ होती है वो इनडिटरमिनेट होती है। इनडिटरमिनेट को हम ये भी कह सकते हैं ग्रोथ इज ओपन। ग्रोथ कैसी होती है? ओपन होती है। ओपन का मतलब है प्लांट जो है, प्लांट शो ग्रोथ या इंक्रीज आइदर इन लेंथ, या तो लंबाई में बढ़ता रहता है और इन गर्थ, या तो चौड़ाई में बढ़ना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। पूरी जिंदगी या तो लंबाई में बढ़ता है और या तो गर्थ में बढ़ता जाता है। इसके कंट्रास्ट में अगर हम देखें तो एनिमल में क्लोज टाइप ग्रोथ होती है। एनिमल शो क्लोज टाइप ऑफ ग्रोथ। क्लोज टाइप ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब है कि इंक्रीज या ग्रोथ ceases आफ्टर अ सर्टेन टाइम। एक निश्चित समय के बाद ग्रोथ रुक जाती। एनिमल्स में ग्रोथ हमेशा नहीं हो सकती है, एक निश्चित समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन प्लांट पूरी जिंदगी ग्रोथ करते हैं, या तो लंबाई में या तो चौड़ाई में। अब हमें यहां पर यह भी पढ़ना है कि कौन से प्लांट पूरी जिंदगी लंबाई में ग्रो करते हैं और कौन से प्लांट पूरी जिंदगी चौड़ाई में ग्रो करते हैं। तो एक बार हम ट्री रिवाइज कर लेते हैं यहां पर, या प्लांट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमको ये चीज समझना आसान हो जाए। तो हम लोगों ने पढ़ रखा था मॉर्फोलॉजी में कि प्लांट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला हर्ब, दूसरा श्रब
और तीसरा ट्री। और ट्री में भी हमने पढ़ रखा था कि ट्री कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉडेक्स, ठीक। दूसरा होता है एक्सकरेंट, तीसरा होता है डेलिक्वेसेंट, और चौथा होता है कल्प। जो कॉडेक्स होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि स्टेम अनब्रांच्ड होता है, बियर क्राउन ऑफ लीफ, और इसके ऊपर क्राउन ऑफ लीफ होता है जैसे डेट पाम, कोकोनट पाम, ठीक। ये दोनों में बढ़ता है इंक्रीज इन लेंथ, और इंक्रीज इन गर्थ। एक्स करंट क्या होता है, एपिकल बड रिमेन इंटैक्ट। एपिकल बड कैसी होती है, इंटैक्ट होती है, एंड ट्री ग्रो इन हाइट। और यही एक कारण है कि दुनिया के सबसे लंबे प्लांट जैसे यूकेलिप्टस और दूसरा सिकोया सेमीपरवायरेंस, दोनों एक्स करंट हैं। दुनिया के सबसे लंबे प्लांट, यूकेलिप्टस की लंबाई 118 मीटर और सिकोया सेमीपरवायरेंस की भी अप्रोक्सीमेट नहीं 115 16 इतना ही है, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 मीटर का अंतर होगा। पर ये दो दुनिया के सबसे लंबे पेड़, ये दुनिया का सबसे लंबा एंजियोस्पर्म और ये दुनिया का सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म। क्लियर। और ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं, एक्स करंट को। डेलिक्वेसेंट में क्या होता है, एपिकल बड डाई, एपिकल बड जो है वो मर जाती है आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम। प्लांट ग्रो बाय गर्थ। आपने देखा होगा आम, इमली, बरगद, ये प्लांट एक लंबाई के बाद उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, केवल चौड़ाई बढ़ती है। आप दुनिया में चाहे जितने भी आम के पेड़ देखें, चाहे जितने भी बरगद के पेड़ देखें, एक सर्टेन टाइम के बाद उनकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है और केवल गर्थ बढ़ती। क्लियर। कल्म में इंटरनोड एलोंगेट होती है, इंटरनोड एलोंगेट, और इसका एग्जाम्पल है बैम्बू। तो प्लांट पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, चाहे वो हाइट में बढ़े और चाहे वो गर्थ में बढ़े, लेकिन प्लांट में होल द लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है। क्लियर। एक बार वापस हम पुरानी स्लाइड पर आ जाते हैं। हमने लिखा था कि जो प्लांट में ग्रोथ होती है इनडिटर्मिनेट होती है, लेकिन जो प्लांट पार्ट होते हैं, बट मैनी पार्ट ऑफ द प्लांट, शो डिटर्मिनेट ग्रोथ। जैसे लीफ, अगर आप पीपल की 100 पत्तियां तोड़ लीजिए, सारी की पत्तियों का साइज एक जैसा होगा। अगर 100 मैच्योर पत्ती तोड़ेंगे तो 100 की 100 मैच्योर पत्तियों के साइज में 19-20 का अंतर आएगा, बस, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है कि 1 साल की लीफ इतनी, 2 की इतनी, 3 की इतनी, 4 की इतनी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप जितने भी तोड़ेंगे अप्रोक्सीमेट डायमेंशन
सबका सेम रहेगा। फ्रूट एक निश्चित ग्रोथ के बाद फ्रूट की ग्रोथ होना भी रुक जाती है। तो प्लांट इनडिटर्मिनेट ग्रोथ करता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी या तो लंबाई में ग्रो अप करेगा या चौड़ाई में ग्रो अप करेगा, लेकिन उसी के पार्ट लीफ, फ्रूट, फ्लावर, सीड ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ नहीं करते हैं, ये निश्चित लंबा। अगर हम कोई भी आपसे आम का फ्रूट कहें तो आपके दिमाग में एक साइज आ जाएगा कि इतना बड़ा होता है, या हम जिसका भी कहें आपके दिमाग में एक साइज आ जाएगा। अगर हमने कहा आम की पत्ती तो आप ऐसा थोड़ी ना इमेजिन करने लगोगे इतनी बड़ी हो सकती है। एक डिटर्मिनेट शेप होता है, एक डिटर्मिनेट साइज होता है। तो प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्लांट पार्ट की ग्रोथ, तो प्लांट पार्ट की ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है। ध्यान रहेगा ना, प्लांट का स्टेम, शूट इनडिटर्मिनेट ग्रो कर सकता है, लेकिन अगर हम प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं तो उनकी ग्रोथ कैसी है, डिटर्मिनेट है। क्लियर? अब मैंने ये भी आपको बता दिया कि इनडिटर्मिनेट कैसे हो सकती है, किसी की लंबाई बढ़ती है तो किसी की चौड़ाई बढ़ती है। ठीक, तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है, जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तब तक ग्रोथ होती रहेगी। ठीक, प्लांट सीड से लेकर एपिकल रूट मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम से ग्रो करता है और गर्थ में लेटरल मेरिस्टेम से ग्रोथ करता है। डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। फ्रूट, लीफ में डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है और इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है फ्रूट और ऑर्गन बनाने में इन्वॉल्व होता है। एक सर्टेन एज के बाद एनिमल्स में भी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ को पढ़ने के पहले हम ये जान लें कि ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है ना, क्या क्या चाहिए है ग्रोथ की रिक्वायरमेंट के लिए। तो ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ग्रोथ के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वाटर। वैसे तो हम ये कहते हैं वाटर इज एलेक्सर फॉर लाइफ, पानी के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ इनसाइड द वाटर, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ इनसाइड द वाटर। हम पानी के बिना एक क्षण, इवन हम भी 24 घंटे पानी के अंदर, कैसे? हमारी हर सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो हर सेल को मॉइस्ट रखता है। इसके बाद ऊपर से केराटिन पोत दिया गया है ताकि वो पानी उड़ ना पाए और हम डिहाइड्रेट ना हो पाए। अगर हमारी बॉडी से 10% पानी भी लॉस हो जाता है तो हम डिहाइड्रेट होने लगते हैं, जबकि हमारी बॉडी का 70% पार्ट ऑफ पानी। तो वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रोथ के लिए। क्यों जरूरी है वाटर ग्रोथ के लिए? क्यों भाई? सबसे पहले वाटर एक्टिवेट एंजाइम। जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे एक्वस मीडियम में काम करते हैं। जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे एक्वस मीडियम में काम करते हैं। इसीलिए जब आपने फैट का डाइजेशन पढ़ा था तो डाइजेशन के पहले इमल्सिफिकेशन पढ़ा था। पहले फैट को पानी में घोलो और फिर पचाओ, क्योंकि कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो नॉन एक्वस मीडियम में काम करते हो। सारे के सारे एंजाइम किस में काम करते हैं? एक्वस मीडियम में काम करते हैं, यानी वाटर में काम करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो वाटर क्यों जरूरी है? फॉर एक्टिवेट एंजाइम। एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए वाटर बहुत जरूरी है। दूसरा, वाटर एक्ट एज द सॉल्वेंट। वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट। वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह काम करता है ताकि पूरे मिनरल्स और पूरी चीजें अवेलेबल हो जाएं। लेकिन प्लांट के केस में ग्रोथ का तरीका समझ लें तो शायद हमें वाटर का रोल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लांट के केस में क्या होता है, जैसे ये सेल है,
ये सेल है, इस सेल में सबसे पहले इसका इलोंगेशन होता है, और इलोंगेशन किसके कारण होता है? ड्यू टू वैक्यूलेशन। इसके अंदर की वैक्यूल बड़ी होना शुरू हो जाती है और सेल इलोंगेट हो जाती है। ठीक, अब जब सेल इलोंगेट होगी तो जो इसका वॉल मटेरियल है वो खींचेगा, और उस वॉल मटेरियल के बीच में, जैसे मान लो पहले अगर वॉल मटेरियल इतना पास पास था, तो जब सेल इलोंगेट हो जाएगी तो वॉल मटेरियल दूर दूर हो जाएगा, और जब ये वॉल मटेरियल दूर दूर हो जाएगा तो इस वॉल मटेरियल के बीच में नया वॉल मटेरियल बन जाएगा और सेल बड़ी हो जाएगी। यही एक कारण है कि अगर प्लांट को पानी मिलता है तो प्लांट की लंबाई बढ़ती है, और अगर प्लांट को पानी नहीं मिलता है तो प्लांट की लंबाई नहीं बढ़ सकती है। आ रही है बात समझ में? तो वाटर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है किसके लिए? ग्रोथ के लिए। ठीक, वाटर के बाद दूसरा है न्यूट्रिएंट। वाटर के बाद दूसरा क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट के बिना तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती, ना प्लांट में ना एनिमल में। लेकिन प्लांट के केस में हमें तीसरी भी चीज चाहिए, लाइट। अगर लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस होगी तो फिर न्यूट्रिशन आएगा, और तब जाके कहीं ग्रोथ होगी, अदरवाइज ग्रोथ नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, इसको बहुत अच्छे से करना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ, हालांकि ये हमने एनाटॉमी में भी पढ़ा था। वंस अगेन, प्राइमरी ग्रोथ होती है ड्यू टू द प्राइमरी मेरिस्टेम, ड्यू टू प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके साथ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एनाटॉमी वाले चैप्टर में उसको नहीं इंक्लूड किया, लेकिन इस चैप्टर में उसको इंक्लूड किया है प्राइमरी मेरिस्टेम में, वो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज द प्राइमरी मेरिस्टेम। तो इस चैप्टर में उसको इंक्लूड किया एनसीईआरटी में। तो तीसरा जो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, वो थोड़ा सा हम रुक के लिखेंगे, क्योंकि पहले हम आपको ये बता दें कि ये क्या करा रहे हैं? इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मेन फंक्शन है लेंथ में ग्रो कराना। ठीक, और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम ये लेंथ में ग्रो नहीं कराता है, पर फिर भी चूंकि ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से बनता है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट मानते हैं। ठीक है ना, इसको हम प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट मानते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? ड्यू टू द अकर ड्यू टू द सेकेंडरी मेरिस्टेम। भाई सेकेंडरी ग्रोथ किसके कारण होती है? ड्यू टू सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम that form due to de-differentiation, वो मेरिस्टेम जो डी डिफ्रेंशिएशन
ऑफ परमानेंट सेल से बनता है। जो परमानेंट सेल के डी डिफरेंशिएशन से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। समझ में आ रहा है? मेरिस्टेम जो कि डी डिफरेंशिएशन ऑफ परमानेंट सेल से बनता है, उस मेरिस्टेम को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम के क्या एग्जाम्पल हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं, पहला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दूसरा कॉर्क कैम्बियम। तीसरा वुंड कैम्बियम। ये 3 एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम के। और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या कराता है? इंक्रीज इन गर्थ। इसीलिए अगर लंबाई में ग्रोथ हो तो हम उसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और गर्थ में इंक्रीज हो तो हम उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। समझ में आ रहा है? अगर लंबाई में ग्रोथ हो तो हम उसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और गर्थ में इंक्रीज हो तो हम उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इसके बाद क्या हम इस ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं? क्या हम इस ग्रोथ को नाप सकते हैं? तो हाँ, हम इस ग्रोथ को नाप सकते हैं। हमारे पास ग्रोथ को नापने के अलग अलग तरीके हैं। क्यों? क्योंकि हर प्लांट एक तरीके से ग्रोथ करता नहीं है। ठीक, तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है कि मेज की रूट एपिकल मेरिस्टेम की एक सेल 1 घंटे में डिवाइड होकर 17,500 नई सेल बना लेती है, जबकि वहीं वाटरमेलन की एक ही सेल 3,50,000 गुना बड़ी हो जाती है। अब अगर हम दोनों का क्राइटेरिया सेम रखते हैं, नंबर, तो वाटरमेलन की तो एक ही सेल है भाई, बड़ी नहीं हुई, एक ही सेल है ना, नंबर ही नहीं बढ़ा, तो फिर ग्रोथ नापना बेकारी हो जाएगा। और अगर हम साइज को क्राइटेरिया बनाते हैं तो भैया मेज की रूट सेल बड़ी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसका साइज तो उतना ही का उतना है। तो सबका जैसे हर एक की कैपेबिलिटी को हम एक स्टैंडर्ड पे नहीं रख सकते हैं। कोई किसी चीज में अच्छा होता है, कोई किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है तो वो व्यक्ति बेकार थोड़ी ना है। किसी की कोई कैपेबिलिटी है और किसी की कोई कैपेबिलिटी है। हम सबके लिए एक स्टैंडर्ड नहीं बना सकते कि भैया जिसकी ड्राइंग अच्छी होगी वही बेस्ट होगा, कि जिसकी मैथ अच्छी होगी वही बेस्ट होगा। अपने अपने फील्ड में लोग बेस्ट हो सकते हैं, किसी की ड्राइंग अच्छी और किसी का कुछ अच्छा। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से प्लांट की ग्रोथ को नापने के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया, कभी हम फ्रेश वेट से नापते हैं, कभी हम ड्राई वेट से नापते हैं। एनसीईआरटी में फ्रेश और ड्राई दोनों दिए हैं, लेकिन जब कभी नीट में फ्रेश और ड्राई वेट में कंपैरिजन आ जाए तो फिर हम ड्राई वेट को ज्यादा एक्यूरेट मानते हैं इन कंपैरिजन टू द फ्रेश वेट। क्यों? उसका भी कारण है कि सब में पानी का अमाउंट अलग अलग होता है। एक पानी से ऑर्गेनिक मैटर का कोई लेना देना होता नहीं है। किसी में जैसे जेलीफिश में 99% वाटर हो सकता है और सीड में केवल 10% वाटर। तो अब अगर हम देखें जेलीफिश 1 घंटे में इतनी बड़ी हो गई और सीड का तो वेट ही नहीं बढ़ा, तो ये भी क्राइटेरिया गलत हो जाएगा। तो हम फ्रेश वेट को ना मानकर किसको मानते हैं? ड्राई वेट को ज्यादा एप्रोप्रिएट मानते हैं। तो हम फ्रेश वेट ले सकते हैं, हम ड्राई वेट ले सकते हैं। इसके अलावा हम सरफेस एरिया ले सकते हैं, हम लंबाई ले सकते हैं, हम वॉल्यूम ले सकते हैं, हम नंबर ऑफ सेल ले सकते हैं। अलग अलग का मेजर करने का अलग अलग हमारे पास तरीका है। तो जैसे यहाँ पे हमने कुछ दिए हैं सरफेस एरिया। अगर हम लीफ की ग्रोथ नापना चाहते हैं तो फिर हमको क्या मेजर करना पड़ेगा? सरफेस एरिया मेजर। अगर हमें लीफ की ग्रोथ नापनी है तो फिर हमें सरफेस एरिया मेजर करना पड़ेगा। हम लीफ को कहीं पर प्लेस करके ग्राफ कर लें और देख लें कि उसका सरफेस एरिया पहले कितना था और अब कितना बढ़ा। इसी तरीके से अगर हमको फ्रूट्स की ग्रोथ नापनी है तो यहाँ पे सरफेस एरिया नाप के हम क्या मान लेते हैं? वॉल्यूम देख लेते हैं। जैसे वाटरमेलन में हमने कहा सेल का वॉल्यूम 1 घंटे में 3,50,000 टाइम्स हो जाता है, तो वहाँ वॉल्यूम देख लेंगे। इसी तरीके से अगर हमको
रूट टिप, शूट टिप की ग्रोथ देखनी है तो फिर हम क्या देख लेते हैं, नंबर ऑफ सेल, एल्गी है, प्लांट सेल ग्रोइंग इन द कल्चर, इनमें हम सेल नंबर देख लेते हैं। वेट, कहीं पर हम वेट का क्राइटेरिया ले लेते हैं क्योंकि हम प्रोटोप्लाज्म को डायरेक्टली नहीं नाप सकते, तो हम वेट ले लेते हैं। वेट अभी मैंने बताया दो तरीके का होता है, ड्राई वेट और फ्रेश वेट। फ्रेश वेट तुम्हें मालूम है, पेड़ को तोड़ो और तौल लो तो फ्रेश वेट है। लेकिन ड्राई वेट क्या होता है, ड्राई वेट में या तो धूप में सुखाना है या अवन में सुखाना है। धूप से ज़्यादा बेहतर तरीका अवन होता है क्योंकि धूप में रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होती है। अगर आप किसी चीज़ को बाहर सन ड्राई करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी ह्यूमिडिटी, तो हम अवन में रखते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पर, उसको ड्राई कर लेते हैं ताकि उसका वाटर कंटेंट रिमूव्ड हो जाए। और ड्राई वेट मच मोर एप्रोप्रिएट इन कंपैरिजन टू द फ्रेश। ठीक, गर्थ, अगर हमें प्लांट की डायामीटर देखकर हम गर्थ को नाप सकते हैं, और गर्थ नापने के लिए हम या तो टेप का यूज करते हैं और अगर कोई छोटी चीज है तो वर्नियर कैलिपर का यूज। ठीक, इसके बाद पार्ट ऑफ रूट या जोन ऑफ द ग्रोथ, क्योंकि एनसीईआरटी में जोन ऑफ द ग्रोथ, फेज ऑफ द ग्रोथ को समझाने के लिए जिस पार्ट का यूज किया गया है वो रूट टिप है। अगर आप रूट टिप देखें तो रूट टिप में सबसे पहले होता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। रीजन ऑफ सेल डिवीजन को हम मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। ठीक, इसके बाद होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो अभी मैंने बताया था कि इलोंगेशन का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वैक्यूलेशन। तो हम इलोंगेशन को क्या कहते हैं, जोन ऑफ वैक्यूलेशन भी कहते हैं। और इसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन को हम दूसरा जो नाम देते हैं वो जोन ऑफ डिफरेंशिएशन है। जोन ऑफ डिफरेंशिएशन है, क्यों है ये अभी हम आपको बता देंगे। और इसके बाद मैच, तो कोई भी सेल इन्हीं तीन पेजेस से होकर ग्रो करती है। पहले नंबर बढ़ेगा मेरिस्टेमेटिक से, फिर वो इलोंगेशन में जाएगी और फिर वो मैच्योरेशन में जाएगी। ठीक, तो देखो यहाँ पर फेजेस ऑफ ग्रोथ में पहला मेरिस्टेमेटिक फेज है, दूसरा इनलार्जमेंट फेज है और तीसरा मैच्योरेशन। ठीक, अभी 2022 या 23 में क्वेश्चन आया था कि मेरिस्टेमेटिक जोन के प्रोक्सिमल कौन सा जोन होता है, तो इनलार्जमेंट। ठीक ना, हाँ लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में ये रूट टिप और शूट टिप में होती है और इसमें प्लांट सेल जो है या मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती हैं एंड इंक्रीज इन नंबर, और नंबर जो है इंक्रीज कर लेती। इसके बाद जो जोन होता है वो है एनलार्जमेंट फेज। सेल जो है यहाँ पर डिवाइड नहीं करती है, लेकिन जो सेल बनी है वो एनलार्ज हो जाती है। और एनलार्ज किसके कारण होती है, ड्यू टू वैक्यूलेशन, वैक्यूलेशन के कारण होती है। इसीलिए इनलार्जमेंट फेज को हम वैक्यूलेशन फेज भी कह सकते हैं, ये रट लेना और याद रखना। जो इनलार्जमेंट फेज है का दूसरा नाम क्या है, वैक्यूलेशन। क्लियर। इसके बाद मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में सेल की डिवीजन कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है और सेल जो है स्ट्रक्चरली एंड फिजियोलॉजिकली और या फंक्शनली हर सेल एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो चूंकि मैच्योरेशन फेज में डिफरेंशिएशन होता है, हर सेल दूसरे सेल से अलग हो जाती है, इसलिए हम इस फेज को क्या कहते हैं, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी। मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज जो है बेसिकली रूट और शूट टिप पर होती है। यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, यहां पर ग्रोथ होती है बाय द सेल डिवीजन। दिस फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू सेल। ठीक, अब चूंकि न्यू सेल बन रही हैं तो यहां पर रेट ऑफ रेस्पायरेशन हाई होगा,
मेरिस्टेमेटिक सेल का प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, सेल वॉल थिन होती हैं और प्राइमरी होती है। सेल वॉल थिन होती है और प्राइमरी होती है। प्राइमरी का मतलब है सेल्यूलोजिक सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल का क्या मतलब है? सेल्यूलोजिक सेल वॉल विद प्लाज्मोडेस्मेटा, विद प्लाज्मोडेस्मेटा। मैंने आपको पढ़ाया था प्लांट सेल के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, ठीक ना। तो सिंगल एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज 17,500 नई सेल बना सकती है 1 घंटे में। ये इसकी स्पीड है डिवाइड करने की। एनलार्जमेंट फेज, एनलार्जमेंट फेज जो है मेरिस्टेमेटिक फेज के जस्ट प्रॉक्सिमिटी में है ना, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल टू जोन ऑफ मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेमेटिक जोन के बिल्कुल प्रॉक्सिमल में होती है एनलार्जमेंट या वैक्यूलेशन, ठीक। यहां पर सेल जो हैं डिवाइड नहीं करती हैं, लॉस द पावर ऑफ डिवीजन, क्योंकि डिवीजन की पावर तो केवल मेरिस्टेमेटिक सेल में होती है। यहाँ की सेल में डिवीजन की पावर नहीं होती है। सेल इनलार्ज केवल एक ही चीज से होती है, दैट इज द वैक्यूलेशन। और वैक्यूलेशन के लिए पानी चाहिए। वैक्यूलेशन किससे होता है? वाटर से होता है। अगर पानी नहीं होगा तो सेल एलोंगेट नहीं होंगी, लंबाई में ग्रो नहीं करेंगी और ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट की लंबाई नहीं बढ़ेगी। रिमेंबर दिस। आ रही है बात समझ में? सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन देख हो जाता है, जैसे वाटरमेलन की सेल 3,50,000 टाइम बड़ी हो जाती है। मैच्योरेशन फेज, सेल जो है डिवीजन की कैपेबिलिटी लॉस कर देती हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंशिएट, है ना। यहाँ पर 2 चीजों में मॉडिफिकेशन होता है, सेल वॉल भी मॉडिफाई होता है और प्रोटोप्लाज्म भी मॉडिफाई होता है। हर सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के एनालॉगस होता है, मतलब जिसका जैसा स्ट्रक्चर होगा उससे वैसा फंक्शन करा पाओगे, ठीक ना। वैसे तो मैं बहुत अपना फेवरेट एग्जाम्पल देती हूँ। आपके किचन में 2 हथियार हैं, एक झरिया जिसमें छेद होते हैं और एक चमचा जिससे आप कोई भी रस वाली चीज परस सकते हो। अगर आप झरिये का स्ट्रक्चर चमचे जैसा कर दो तो फिर आप उससे पूड़ी नहीं सेक पाओगे। अगर स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे तो फंक्शन अपने आप अल्टर हो जाए। सीधी सी बात है, हर एक का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के एनालॉग होता है, और अगर आप किसी चीज का स्ट्रक्चर चेंज करोगे तो उसका फंक्शन अपने आप ही चेंज हो जाएगा, वैसा नहीं रह पाएगा जैसा था, ठीक। तो हर सेल जो है अपने, हर एक सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के एनालॉग होता है। क्लियर? अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशिएशन समझ लेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक। हमने अभी कहा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। हमने आसानी से कह दिया कि मेरिस्टेमेटिक सेल के परमानेंट होने की प्रोसेस से परमानेंट बनने की इज नोन एज द डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर आप टेक्निकली टर्म देखो तो डिफरेंशिएशन मतलब एक के दूसरे से डिफर होने की प्रोसेस। हर सेल दूसरी सेल से डिफर हो जाए, दिस इज नोन एज द डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन में 2 चीजें होती हैं, पहला सेल वॉल मॉडिफिकेशन, सेल वॉल मॉडिफिकेशन, और दूसरा प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन। पहला सेल वॉल का मॉडिफिकेशन होता है और दूसरा प्रोटोप्लाज्म का मॉडिफिकेशन होता है। क्या मॉडिफिकेशन होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सेल को काम क्या, ठीक। और दूसरा, ये जो मॉडिफिकेशन है ये किस बात पर बेस करता है? मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजीशन, ये पोजीशन पर भी बेस्ड है। कैसे? मान लो ये कैम्बियम है,
ये कैम्बियम, ठीक। कैम्बियम के सेंटर की तरफ पिथ होगी और बाहर की तरफ एपिडर्मिस होगी। अगर मान लो परमानेंट सेल सेंटर की तरफ बनती है तो 100% ये जाइलम ही बने, और अगर परमानेंट सेल एपिडर्मिस की तरफ बनती है तो 100% ये फ्लोएम में ही डिफरेंशिएट। यानी अगर कैम्बियम के अंदर की तरफ सेल बनती है तो इट्स डिफरेंशिएटेड एज द जाइलम, और अगर बाहर की तरफ परमानेंट सेल बनती है तो इट डिफरेंशिएटेड एज द फ्लोएम, ठीक ना। इसी तरीके से रूट मेरिस्टेम है। मान लो ये रूट मेरिस्टेम है, ये मेरिस्टेम है। अगर मेरिस्टेम में इस तरफ सेल परमानेंट बनती है तो जोन ऑफ इलोंगेशन, लेकिन इस तरफ अगर सेल परमानेंट बनती है तो रूट कैप। इस तरफ इलोंगेशन थोड़ी ना होता है, पोजीशन के बेस पर कि किस तरफ कहाँ क्या पोजीशन है। सबसे बाहर है तो एपिडर्मिस बना लेगी, उसके नीचे है तो कॉर्टेक्स बना लेगी। तो पोजीशन के बेस पर डिफाइन होता है कि मॉडिफिकेशन क्या होगा, उसको क्या बनना है, ठीक ना। अब हर सेल में अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन होता है, उसको काम क्या करना है। जैसे जाइलम है, जाइलम को क्या काम करना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देनी। जाइलम को क्या काम करना है, स्ट्रेंथ देनी है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है, और सेल वॉल लिग्निफाइड हो जाती है। भाई लिग्निन होगा तब तो वो मजबूत होगी। तो मॉडिफिकेशन ये हो गया, प्रोटोप्लाज्म मर गया क्योंकि प्रोटोप्लाज्म की कोई जरूरत नहीं है, और सेल वॉल कैसी हो गई, लिग्निफाइड हो गई। लेकिन पैरेन्काइमा को तो खाना स्टोर करना है, इसको कौन सा मैकेनिकल सपोर्ट देना है। प्रोटोप्लाज्म लिव होता है और सेल वॉल प्राइमरी होती है। आ रहा है समझ में। जिसको जैसा काम कर उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है। अगर किसी सेल को ना मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना है तो प्रोटोप्लाज्म की जरूरत नहीं। यहां पर एक चीज बताऊं, ये बायोलॉजिकल सिस्टम का बहुत स्पेशल फीचर, जितनी जरूरत होती है उतना ही बनाया जाता है, और वैसा ही बनाया जाता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कुछ भी। ये हमारी बॉडी हमें सिखाती है कि कुछ भी ना एक्स्ट्रा बनाया जाता है, ना एक्स्ट्रा रखा जाता है, और ना एक्स्ट्रा कुछ किया। बहुत प्रिसाइज, मतलब मैं तो ये सोच के चलती हूँ कि ये जो हमारी बॉडी है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द फैक्ट्री। हर काम सेल्फ रेगुलेटेड है ना, सेल्फ मैनेज्ड। कोई नहीं है हमारा मैनेजर, खुद ही मैनेज होती रहती है, कब स्विच ऑन होना, कब स्विच ऑफ होना, किसको क्या करना, ये सारा कुछ खुद ही होता रहता है। इसके पास ऐसे फैक्टर्स हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो ये डिसाइड करते हैं कब कौन सी जीन को स्विच ऑफ होना है, कब कौन सी जीन को स्विच ऑन होना है, ठीक। फिर जो ग्रोथ है, ग्रोथ की मेजरमेंट इस बात पर भी डिपेंड करती है कि कहाँ थे और कहाँ आए, है ना। दो तरह की ग्रोथ है, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव। एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ तो ये है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, फाइनल पैरामीटर और इनिशियल पैरामीटर पर्टिकुलर टाइम में कितना हुआ। और अगर हम रिलेटिव ग्रोथ रेट देखें तो इनिशियल पैरामीटर कितना था और फाइनली कितना बना।